हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओमराज क्लासेस। 4th फैब के करंट अफेयर में आप सभी का स्वागत है। ये टेलीग्राम लिंक है जहां से आप इस सेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और वहां पर प्रैक्टिस करने के लिए आपको क्विज भी प्रोवाइड किया जाता है, राइट। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द ग्रैमी फॉर बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम। सर्वश्रेष्ठ न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम के लिए ग्रैमी किसने जीता? फर्स्ट ऑप्शन बियॉन्स, सेकेंड ऑप्शन चंद्रिका टंडन, थर्ड ऑप्शन शबरीना कारपेंटर एंड फोर्थ ऑप्शन केंड्रिक लमार। राइट आंसर इज चंद्रिका टंडन। तो चंद्रिका टंडन ने ग्रैमी अवार्ड जीता कौन से कैटेगरी में? बेस्ट न्यू एज एम्बियंट और चैंट एल्बम में, राइट। तो ये एनुअल ग्रैमी अवार्ड कौन से नंबर का? 67th नंबर का है। तो संगीत का उत्सव मनाते हुए लॉस एंजल्स के crypto.com एरिना में 67th वार्षिक ग्रैमी पुरस्कार प्रदान किया गया। भारतीय अमेरिकी गायिका और उद्यमी चंद्रिका टंडन ने बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में त्रिवेणी एल्बम के लिए ग्रैमी पुरस्कार जीता और चंद्रिका ने यह पुरस्कार जो है अपने सहयोगियों दक्षिण अफ्रीकी बांसुरी वादक वाउटर केलर और जापानी सेलिस्ट इरू मात्सुमोतो के साथ यह पुरस्कार जीता और चंद्रिका के साथ बेस्ट न्यू एज एम्बियंट या चैंट एल्बम श्रेणी में रिकी केज का ब्रेक ऑफ डॉन एंड रयूची साकामोटो का ओपस और अनुष्का शंकर का चैप्टर सेकंड हाउ डार्क इट इज बिफोर डॉन और राधिका विकारिया का वॉरियर्स ऑफ लाइट शामिल थे। उसमें किसने जीता है? चंद्रिका टंडन ने जीता है अपने कौन से एल्बम के लिए? त्रिवेणी एल्बम के लिए, इन सबको पीछे छोड़ते हुए, राइट। 11 नॉमिनेशन के साथ बियॉन्स ने काउ बॉय कार्टर के लिए बेस्ट कंट्री एल्बम का पुरस्कार जीता और इन नॉमिनेशंस के साथ बियॉन्स ग्रैमी इतिहास में सबसे अधिक नामांकन प्राप्त करने वाली कलाकार बन गई हैं। एंड सबरीना कारपेंटर ने अपनी एल्बम शॉर्ट एंड स्वीट के लिए पहला ग्रैमी पुरस्कार जीता और केंड्रिक लैमर ने अपने डिस ट्रैक नॉट लाइक अस के लिए कई पुरस्कार जीते। बीटल्स ने अपने एआई सहयोग वाले ट्रैक नाउ एंड देन के लिए बेस्ट रॉक परफॉर्मेंस का पुरस्कार जीता और डुएची ने बेस्ट रैप एल्बम जीतने वाली तीसरी महिला के रूप में इतिहास रचा। बिली इलिश, टेलर स्विफ्ट, माइली साइरस, ओलिविया रोड्रिगो और चार्ली एक्स जैसे अन्य सितारों ने भी रेड कार्पेट पे अपना जलवा बिखेरा। तो ग्रैमी ने इस बार कई कारणों से सुर्खियां बटोरी। उसमें ग्रैमी ने कई कारण से सुर्खियां बटोरी। इस पर रैपर कान्वे वेस्ट और उनकी पत्नी बियांका सेंसरी को पुलिस ने इवेंट से बाहर निकाल दिया। साथ ही हॉलीवुड स्टार विल स्मिथ ने 94th अकादमी पुरस्कार के दौरान 2022 में हुई थप्पड़ के घटना के बाद वापसी की। एंड Variety.com की रिपोर्ट के अनुसार स्मिथ ने पियानो पर हार्वी हैनकॉक का परिचय देकर सेगमेंट की शुरुआत की और बाद में विकेट स्टार सिंथिया एर्वो का परिचय कराया जिन्होंने फ्लाई मी टू द मून गीत गाया था, राइट। यहाँ 67th एनुअल ग्रैमी अवार्ड इंग्लिश में दिया गया, आप देख लीजिएगा पीडीएफ में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द टाटा स्टील मास्टर 2025 चेस टूर्नामेंट। टाटा स्टील मास्टर 2025 शतरंज टूर्नामेंट किसने जीता? फर्स्ट ऑप्शन डी गुकेश, सेकेंड ऑप्शन आर प्रागनंदा, थर्ड ऑप्शन विश्वनाथन आनंद एंड फोर्थ ऑप्शन अर्जुन एरिगेशी। राइट आंसर इज आर प्रागनंदा। तो टाटा स्टील मास्टर 2025 चेस टूर्नामेंट किसने जीता? आर प्रागनंदा ने। तो इंडियन ग्रैंड मास्टर आर प्रागनंदा वन द प्रेस्टिजियस टाटा स्टील मास्टर 2025 चेस टूर्नामेंट। उन्होंने मौजूदा विश्व चैंपियन डी गुकेश को रोमांचक टाई ब्रेकर में हराया। प्रागनंदा became the first Indian to win the title since विश्वनाथन आनंद in 2006। तो प्रागनंदा ने 2006 में विश्वनाथन आनंद के बाद यह खिताब जीतने वाले पहले भारतीय बने। And the 14-player round robin event saw both Gukesh and Pragnanda tied for the लीड आफ्टर 13 राउंड। तो 14 खिलाड़ियों के राउंड रॉबिन इवेंट में गुकेश और प्रागनंदा दोनों 13 राउंड के बाद अंकों के साथ बराबरी पर थे। एंड गुकेश वन द फर्स्ट ब्लिट्स गेम इन द टाई ब्रेकर बट प्रागनंदा मेड अ स्टनिंग कमबैक टू विन बोथ
रिमेनिंग गेम्स एंड क्लिंच द टाइटल। तो टाई ब्रेकर में गुकेश ने पहला ब्लिट्स गेम जीता, लेकिन प्राग नंदन ने शानदार वापसी करते हुए दोनों शेष गेम जीतकर खिताब अपने नाम किया। Next question is, consider the following statement. First statement is, the Center for Advanced Genomic and Precision Medicine was inaugurated by Dr. जितेंद्र सिंह। उन्नत जेनोमिक्स और प्रिसीजन मेडिसिन केंद्र का उद्घाटन डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किया। एंड सेकेंड स्टेटमेंट, द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द सेंटर इज टू लेवरेज जीनोमिक रिसर्च फॉर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो केंद्र का मुख्य उद्देश्य व्यक्तिगत उपचार के लिए जीनोमिक अनुसंधान का लाभ उठाना है। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। फर्स्ट है नाइदर 1 और 2, सेकेंड बोथ 1 and 2, एंड थर्ड ओनली 1 एंड फोर्थ ओनली 2। राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो सेंटर फॉर एडवांस जीनोमिक्स एंड प्रिसीजन मेडिसिन जो है उसका इनॉग्रेशन किसने किया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने किया। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और इसका मेन ऑब्जेक्टिव यही है कि टू लेवरेज जीनोमिक रिसर्च फॉर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट। तो हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा बोथ 1 and 2। तो सेंटर फॉर एडवांस जीनोमिक्स एंड प्रिसीजन मेडिसिन, इसका इनॉग्रेशन किसके द्वारा किया गया? डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी के द्वारा। कब किया गया? 2 फैब को किया गया। और कहाँ किया गया? एम्स जम्मू में किया गया। और मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? लेवरेज जीनोमिक रिसर्च फॉर पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट, व्यक्तिगत उपचार के लिए जीनोमिक अनुसंधान का लाभ उठाना है। राइट। जीन थेरेपी प्रोमिसेस इंडिविजुअलाइज्ड मैनेजमेंट ऑफ डिजीज फॉर ईच पेशेंट। तो इससे क्या होगा? जीन थेरेपी जो होती है प्रत्येक रोगी के लिए व्यक्तिगत प्रबंधन का वादा करती है। जीन थेरेपी में इंडिविजुअल रूप से सेम बीमारी में भी एक व्यक्ति की क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं, उसके अकॉर्डिंग जीन थेरेपी इलाज करती है। तो ये किसके कोलैबोरेशन से हुआ? सेंटर के कोलैबोरेशन, जिसमें 4 बेस केयर थे। तो 4 बेस केयर के सहयोग से स्थापित इस केंद्र का जो उद्देश्य है व्यक्तिगत चिकित्सा के एक नए युग की शुरुआत करना है तथा व्यक्तिगत आनुवंशिक प्रोफाइल के आधार पर लक्षित उपचार प्रदान करने के लिए अत्याधुनिक जीनोमिक अनुसंधान का लाभ उठाना है। एंड जीनोमिक डेटा को AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक के साथ एकीकृत करना है। तो इंटीग्रेशन ऑफ जीनोमिक डेटा विद AI ड्रिवन डायग्नोस्टिक एंड इन्हांस करना अर्ली डिसीज डिटेक्शन एंड ऑप्टिमाइज ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजीज। तो प्रारंभिक रोग की पहचान करना और उपचार रणनीतियों को अनुकूलित करना है। एंड पॉलिसी अप्रोचेस जो है आयुष्मान भारत, बायो E3 पॉलिसी, नेशनल रिसर्च फाउंडेशन अनुसंधान है। एंड इसके फीचर्स क्या है? अफोर्डेबल है एंड एक्सेसिबल प्रिसीजन मेडिसिन है। अगर अफोर्डेबल नहीं होगा, एक्सेसिबल नहीं होगा, तो अब ये किसी यूज का नहीं रह जाएगा। तो ये कैसा है? अफोर्डेबल है एंड एक्सेसिबल प्रिसीजन मेडिसिन, मीन्स जिसको जिस चीज़ की ज़रूरत है बस उतना ही देना, प्रिसीजन मेडिसिन की बात की गई है। एंड डेवलपमेंट ऑफ पर्सनलाइज्ड मेडिसिन फॉर कैंसर ट्रीटमेंट, कैंसर उपचार में व्यक्तिगत दवाओं का विकास। और जीन थेरेपी से कैंसर के ट्रीटमेंट में बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा, बेनिफिट मिलेगा। कैंसर का ट्रीटमेंट बहुत अच्छे से हो पाएगा अगर जीन थेरेपी रहता है। तो फोकस ऑन लाइफ स्टाइल डिजीज लाइक डायबिटीज़, तो मधुमेह जैसी जीवन शैली से जुड़ी बीमारियों से निपटने में जीनोमिक मेडिसिन महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, इन सब के लिए एकदम फोकस तरीके से इलाज किया जाएगा जिससे पेशेंट बहुत जल्दी सही हो जाएगा। राइट। तो जीन थेरेपी के लिए डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी ने क्या कहा है? जीन थेरेपी प्रत्येक रोगी के रोग का व्यक्तिगत प्रबंधन का वादा करती है, भले ही 2 व्यक्ति एक ही स्थिति से पीड़ित हो, चाहे वह कैंसर हो, किडनी की बीमारी हो या कोई अन्य बीमारी। प्रत्येक मामले में उपचार अलग अलग हो सकता है जो व्यक्ति की अनूठी आनुवंशिक संरचना, पहले से मौजूद संवेदनशीलता और विरासत में मिली कमजोरियों द्वारा निर्देशित होता है। राइट। Next question is, which country's privacy watchdog launched an investigation into DeepSeek? हाल ही में किस देश के गोपनीयता प्रहरी ने DeepSeek के खिलाफ जांच शुरू की है? फर्स्ट ऑप्शन इंडिया, सेकेंड इटली एंड थर्ड नीदरलैंड एंड फोर्थ आयरलैंड। राइट आंसर इज नीदरलैंड। तो डच प्राइवेसी वॉचडॉग ने लॉन्च किया इन्वेस्टिगेशन कहाँ पर? चाइना की DeepSeek AI की।
तो डच प्राइवेसी वॉचडॉग एपी है इज इन्वेस्टिगेटिंग चाइनीज एआई फॉर्म डीप सीक्स डेटा कलेक्शन प्रैक्टिसेस। तो नीदरलैंड की गोपनीयता प्रहरी एपी चीनी एआई फॉर्म डीप सीक की डेटा संग्रह प्रथाओं की जांच कर रहा है। एंड उनका कंसर्न क्या है इस पे? AP has serious concern about DeepSeek's privacy policy and how it uses personal information। तो AP को DeepSeek की गोपनीयता नीतियों और व्यक्तिगत जानकारी के उपयोग के तरीके के बारे में गंभीर चिंताएं हैं। उनका जो डेटा स्टोरेज रेगुलेशन है, यूरोपियन सिटीजन पर्सनल डेटा कैन ओनली बी स्टोर्ड अब्रॉड अंडर स्ट्रिक्ट कंडीशन विच DeepSeek मस्ट फॉलो। तो यूरोपीय जो नागरिक हैं उनका व्यक्तिगत डेटा केवल सख्त शर्तों के तहत विदेश में संग्रहित किया जा सकता है, स्टोर किया जा सकता है, जिनका डीप सीक को भी पालन करना होगा। ये वहाँ के डेटा स्टोरेज रेगुलेशन के तहत है। एंड इंटरनेशनल कॉपरेशन द एपी इज वर्किंग विद अदर EU रेगुलेटर्स टू शेयर इंफॉर्मेशन एंड कोऑर्डिनेट फर्दर एक्शन। तो एपी अन्य यूरोपीय संघ नियामकों के साथ जानकारी साझा करने और आगे की कार्रवाई समन्वित करने के लिए काम कर रहा है। एंड अदर कंट्रीज ने भी एक्शन लिए हैं डीप सीक पे, जैसे इटली ने तो ब्लॉक कर दिया है डीप सीक ऐप को। एंड आयरलैंड एंड फ्रांस ने रिक्वेस्ट किया है इंफॉर्मेशन अबाउट इट्स डेटा प्रोसेसिंग। तो इटली ने डीप सीक के ऐप को ब्लॉक कर दिया और आयरलैंड और फ्रांस ने इसकी डेटा प्रोसेसिंग के बारे में जानकारी मांगी है, राइट। एंड यूजर्स के लिए जो वार्निंग दी गई है, एपी एडवाइजर डच यूजर्स टू बी कॉशियस व्हेन यूजिंग डीप सीक सॉफ्टवेयर। तो एपी डच उपयोगकर्ताओं को डीप सीक के सॉफ्टवेयर का उपयोग करते समय सावधानी बरतने की सलाह दिया है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु सिक्योर्ड द फर्स्ट प्लेस इन द मेडल टैली ऑफ द नेशनल गेम्स। राष्ट्रीय खेलों की पदक तालिका में किसने पहला स्थान प्राप्त किया है? फर्स्ट ऑप्शन कर्नाटका, सेकेंड ऑप्शन महाराष्ट्र, थर्ड ऑप्शन उत्तर प्रदेश, फोर्थ ऑप्शन सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। राइट आंसर हमारा हो जाएगा सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो ये कहाँ पर चल रहा है 38 नेशनल गेम्स? उत्तराखंड में। और कब से कब तक चलेगा? 28 जनवरी से स्टार्ट है और 14 फरवरी तक चलेगा, राइट। तो 38 नेशनल गेम्स कहाँ हो रहा है? उत्तराखंड में। मेडल टैली में फर्स्ट प्लेस पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड है 18 गोल्ड के साथ। एंड सेकंड प्लेस पे कर्नाटका है 17 गोल्ड के साथ। थर्ड प्लेस पे महाराष्ट्र है 13 गोल्ड के साथ। एंड वेट लिफ्टिंग में वैष्णव शाहजी ठाकुर कहाँ के? महाराष्ट्र के हैं। गोल्ड मेडल जीते हैं किसमें? मेंस 102 kg कैटेगरी में, और ये न्यू नेशनल रिकॉर्ड है। और शूटिंग में 80 चौक से कहाँ की है? मध्य प्रदेश की गोल्ड मेडल जीता है विमेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में, और ये भी न्यू नेशनल रिकॉर्ड है, राइट। और उत्तराखंड में 38वें राष्ट्रीय खेलों में निशानेबाजी में पंजाब की सिफत कौर सामरा हैं। महिलाओं की 50 मीटर 3 पोजीशन में गोल्ड मेडल जीता। कर्नाटका के 15 वर्षीय जोनाथन गोविंद एंटनी ने पुरुषों की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। वहीं पदक तालिका की बात करें तो सर्विसेज 18 गोल्ड के साथ पहले स्थान पर, कर्नाटका 17 गोल्ड के साथ दूसरे स्थान पर, और महाराष्ट्र 13 गोल्ड के साथ तीसरे स्थान पर है। और ये सिफत कौर सामरा जी हैं। Next question is, consider the following statement. First statement is, recently Prime Minister Narendra Modi participated in the Mahakumbh Vishekam of Sri Sanatan Dharma Alayam in Jakarta via video messages. हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने जकार्ता में श्री सनातन धर्म आलयम के महाकुंभाभिषेकम में वीडियो संदेश के माध्यम से भाग लिया। सेकेंड स्टेटमेंट है, भिन्निका तुंगगल इका मीन्स यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भिन्निका तुंगगल इका का अर्थ है विविधता में एकता। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया है, फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है। एंड सेकंड स्टेटमेंट भिन्निका तुंगगल इका का मीन्स क्या होता है? यूनिटी इन डाइवर्सिटी। हमारा सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने पार्टिसिपेट किया महाकुंभ विषेकम में,
और ये क्या श्री सनातन धर्म आलयम है, कहाँ पर, जकार्ता में। किसके थ्रू जुड़े? वीडियो मैसेजेस के थ्रू जुड़े, वीडियो मैसेज के थ्रू। और कब? 2 Feb 2025 को। He emphasized the thousands-year-old cultural and historical ties between इंडिया एंड इंडोनेशिया। भारत और इंडोनेशिया के बीच हजारों साल पुराने सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों पर जोर दिया मोदी जी ने, और कहा कि दोनों देशों के बीच संबंध सिर्फ भू राजनीतिक नहीं है, बल्कि साझा विरासत, विज्ञान, विश्वास और आध्यात्मिकता पर आधारित है। That the relationship between the two countries is not just geopolitical but based on shared heritage, science, faith and spirituality। और इंडोनेशिया में प्रम्बानन मंदिर और भारत में काशी केदारनाथ के बीच समानता का भी उल्लेख किया। एंड उन्होंने कहा कि काकाविन और शेरत रामायण की तुलना वाल्मीकि रामायण और रामचरितमानस से की। राइट। और मेंशन किया कि ओम स्वस्ति अस्तु इन बाली एंड द ब्लेसिंग ऑफ वैदिक स्कॉलर्स इन इंडिया। तो उन्होंने कहा कि बाली में ओम स्वस्तु अस्तु और भारत में वैदिक विद्वानों के आशीर्वाद का उल्लेख किया। एंड बोरोबुदुर स्तूप और सारनाथ बोध गया में बुद्ध की शिक्षाओं की समानता का भी उल्लेख किया। और उन्होंने बताया कि बाली यात्रा उत्सव और गरुड़ इंडोनेशिया एयरलाइंस में साझा सांस्कृतिक विरासत का उल्लेख किया। और जकार्ता में नए भव्य मुरुगन मंदिर को सदियों पुरानी विरासत में एक नया सुनहरा अध्याय बताया। एंड ही सेड दैट दिस टेम्पल विल बिकम अ न्यू सेंटर फॉर बोथ फेथ एंड कल्चरल वैल्यूज। यह जो मंदिर है विश्वास और सांस्कृतिक मूल्यों का एक नया केंद्र बनेगा। एंड मेंशन किया गया कि इंडोनेशिया में भिन्निका तुंगगल इका और भारत में विविधता में एकता का उल्लेख किया। दोनों का मीनिंग एक ही होता है। भारत में जहाँ हम यूनिटी इन डाइवर्सिटी बोलते हैं, वहाँ पर भिन्निका तुंगगल इका होता है। दोनों का मतलब सेम होता है। ही मेंशन द प्रिजर्वेशन ऑफ द प्रम्बानन टेम्पल एंड द शेयर्ड कमिटमेंट टू द बोरोबुदुर बुद्धिस्ट टेम्पल। तो प्रम्बानन मंदिर के संरक्षण और बोरोबुदुर बौद्ध मंदिर के प्रति साझा प्रतिबद्धता का भी उल्लेख किया गया। एंड ही मेंशन द इंडोनेशियन रामलीला इन अयोध्या एंड एम्फेसाइज द नीड टू प्रमोट मोर सच प्रोग्राम्स। तो उन्होंने बताया, कहा वहाँ पर वीडियो मैसेज के थ्रू कि अयोध्या में इंडोनेशियाई रामलीला का उल्लेख किया और ऐसे और कार्यक्रमों को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर बल दिया गया। राइट। Next question is, what is the name of the new anti-ship cruise missile tested by Iran? ईरान द्वारा परीक्षण की गई नई एंटी शिप क्रूज मिसाइल का नाम क्या है? फर्स्ट ऑप्शन गदर 280, सेकेंड ऑप्शन गदर 380, थर्ड ऑप्शन गदर 480 एंड फोर्थ ऑप्शन गदर 580। राइट आंसर हो जाएगा गदर 380। तो ईरान test fired a new anti-ship cruise missile, the Ghadar 380, with a range of 1000 किलोमीटर means 600 miles। तो ईरान ने एक नई एंटी शिप क्रूज मिसाइल गदर 380 का परीक्षण किया, जिसकी मारक क्षमता कितनी है? 1000 किलोमीटर में 600 मील है। एंड द मिसाइल टेस्ट वॉज कंडक्टेड ऑन 1 Feb 2025 फ्रॉम सेंट्रल ईरान। कब किया गया और कहाँ पर किया गया? 1 Feb को किया गया और कहाँ किया गया? सेंट्रल ईरान में किया गया। एंड द मिसाइल इज केपेबल ऑफ टारगेटिंग यूएस नेवी शिप्स इन द पर्शियन गल्फ एंड शी ऑफ ओमान। तो ये जो मिसाइल है फारस की खाड़ी और ओमान सागर में अमेरिकी नौसेना के जहाज़ों को निशाना बनाने में सक्षम है। एंड इट इज़ रिपोर्टेड टू हैव एंटी जैमिंग कैपेबिलिटीज़। और ऐसा भी बताया जाता है कि इसमें एंटी जैमिंग क्षमताएं हैं। एंड द टेस्ट वॉज अनाउंस्ड बाय इरानियन स्टेट टीवी एंड शो केस्ड इन अंडरग्राउंड मिसाइल फैसिलिटी। और जो परीक्षण की घोषणा है ईरानी स्टेट टीवी द्वारा की गई थी और इसमें एक भूमिगत मिसाइल सुविधा को भी दिखाया गया था। राइट। Next question is, consider the following statement. First statement is, the India had decided to criminalize AI child abuse tools। तो भारत ने AI बाल शोषण उपकरण को अपराध घोषित करने का निर्णय लिया है। सेकेंड स्टेटमेंट है, द पनिशमेंट फॉर पजेसिंग AI पेडोफाइल मैनुअल्स इज अप टू 3 years इन प्रिजन। AI पेडोफाइल मैनुअल का कब्जा करने पर 3 साल तक की सजा हो सकती है।
And third statement is punishment for generating sexual abuse images using AI tools is up to 5 years in prison. तो AI उपकरणों का उपयोग करके बाल शोषण छवियों को उत्पन्न करने पर 5 साल तक की सजा हो सकती है. विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन above is are correct? करेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया. फर्स्ट ऑप्शन 1 ओनली, सेकेंड ऑप्शन 2 ओनली, थर्ड ऑप्शन 1 and 2 एंड फोर्थ ऑप्शन 2 and 3. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट, किसने, कौन सी कंट्री ने डिसाइड किया क्रिमिनलाइज करने के लिए AI चाइल्ड एब्यूज टूल्स को? तो वो इंडिया नहीं है, यूके है. तो हमारा राइट फर्स्ट स्टेटमेंट रॉन्ग है. सेकेंड स्टेटमेंट पनिशमेंट दी जाएगी जो AI पीडो मैनुअल्स सजेस्ट करेगा. कितने साल का? 3 साल का. तो ये हमारा करेक्ट है. और सेकेंड जो पनिशमेंट दी जाएगी सेक्सुअल अब्यूज इमेजेस को AI टूल से जनरेट करने पर 5 ईयर्स की सज़ा दी जाएगी. तो ये भी हमारा करेक्ट है. तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 2 and 3. तो 2 and 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा. तो ब्रिटेन विल बिकम the first country to introduce laws against AI tools used to generate sexual abuse images. The government announced on, कब अनाउंस किया? 1 Feb को, राइट. तो यूके जो है फर्स्ट कंट्री बन जाएगा जिसने क्रिमिनलाइज करेगा AI चाइल्ड एब्यूज टूल्स को. अनाउंसमेंट किसके द्वारा किया गया? ब्रिटिश होम सेक्रेटरी याविट कूपर जी के द्वारा किया गया. और कब किया गया? 1 Feb 2025 को किया गया. और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? इंट्रोड्यूस लॉज अगेंस्ट AI टूल्स यूज टू जनरेट सेक्सुअल एब्यूज इमेजेस ऑफ चिल्ड्रेन. तो AI उपकरणों का उपयोग करके बाल शोषण छवियों को उत्पन्न करने के खिलाफ कानून बनाना इसका मेन एम है. एंड इसमें जो की पॉइंट्स हैं वो हैं कि इलीगल टू पजेस, इलीगल है पजेस करना, क्रिएट करना और डिस्ट्रीब्यूट करना AI टूल्स डिजाइन टू जनरेट सेक्सुअलाइज्ड इमेजेस ऑफ चिल्ड्रेन. तो AI उपकरणों का उपयोग करके बाल शोषण छवियों को उत्पन्न करना, बनाना, वितरित करना अब क्या होगा? इलीगल होगा. और इलीगल टू पजेस AI पेडोफाइल मैनुअल्स which tell people how to use AI to sexually abuse children. तो AI पेडोफाइल मैनुअल का कब्जा अवैध होगा जो लोगों को AI का उपयोग करके बच्चों का यौन शोषण करने के लिए सिखाते हैं. एंड पनिशेबल बाय अप टू 5 years in prison for generating sexual abuse images using AI tools. और AI उपकरणों का उपयोग करके बाल शोषण छवियों को उत्पन्न करने के लिए कितने साल की सज़ा दी जाएगी? 5 साल की सज़ा दी जाएगी. और पनिशेबल बाय अप टू 3 years इन प्रिजन फॉर पजेसिंग AI पीडोफाइल्स मैनुअल्स. और अगर AI पीडोफाइल्स मैनुअल को पजेस किया जाएगा तो कितने ईयर का दिया जाएगा सज़ा? 3 years का सज़ा दिया जाएगा. इसका मेन एम यही है कि बच्चों के प्रति जो एब्यूज बढ़ रहे AI टूल्स वगैरह का यूज करके उससे रोकना है. इसलिए वहाँ पर, और यूके ऐसा करने वाला फर्स्ट कंट्री बन जाएगा जो इसको क्रिमिनलाइज करेगा. और ये अभी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु वन द इनॉग्रल वर्ल्ड पिकल बॉल लीग. हाल ही में उद्घाटन विश्व पिकल बॉल लीग किसने जीती? फर्स्ट ऑप्शन पुणे यूनाइटेड, सेकेंड ऑप्शन बेंगलुरु जवान्स एंड थर्ड दिल्ली ड्रैगन्स एंड फोर्थ ऑप्शन मुंबई मास्टर्स. राइट आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलुरु जवान्स. तो बेंगलुरु जवान्स ने इनॉग्रल वर्ल्ड पिकल लीग WPL चैंपियनशिप जीती. उन्होंने फाइनल में किसको हराया? पुणे यूनाइटेड को 3-1 से हराया. और बेंगलुरु के लिए महत्वपूर्ण जीत जैक फोस्टर पुरुष एकल में और ट्रैंग हुएन मैकलेन और एलेजेंड्रा बोर्बिया महिला युगल में और कैटरीना स्टेवर्ट महिला एकल से मिली. और पुणे यूनाइटेड की जो एकमात्र जीत पुरुष युगल विलियम सोबेक एंड वांशिक कपाड़िया में थी. और कैटरीना स्टेवर्ट को लीग का सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी नॉमिनेट किया गया, राइट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. फर्स्ट स्टेटमेंट इज उत्तर प्रदेश मेंस कबड्डी टीम डिफीटेड चंडीगढ़ 57-43 टू विन द गोल्ड मेडल एट द 2025 नेशनल गेम्स. उत्तर प्रदेश की पुरुष कबड्डी टीम ने चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर 2025 राष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक जीता. और दिस इज द उत्तर प्रदेश सेकेंड गोल्ड मेडल इन 3 years. दे लास्ट वन गोल्ड इन 2022. तो यह 3 वर्षों में उत्तर प्रदेश का दूसरा स्वर्ण पदक है और उन्होंने पिछली बार 2022 में स्वर्ण पदक जीता था. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड्स गिवन बिलो. तो करेक्ट आंसर पूछा जा रहा है. तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश मेंस कबड्डी टीम जीत लिया किसको हराकर? चंडीगढ़ को. तो ये हमारा करेक्ट है, गोल्ड मेडल जीता. और ये सेकेंड टाइम है जब उत्तर प्रदेश ने ये गोल्ड मेडल जीता.
और ये लास्ट टाइम कब गोल्ड मेडल जीता था? 2022 में जीता था। तो मैं ये भी हमारा करेक्ट है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बोथ 1 and 2, राइट। तो 38th नेशनल गेम्स 2025 में उत्तर प्रदेश मेंस कबड्डी टीम डिफीटेड चंडीगढ़ 57-43 टू विन द गोल्ड मेडल एट द 2025 नेशनल गेम्स। तो उत्तर प्रदेश की जो पुरुष कबड्डी टीम है चंडीगढ़ को 57-43 से हराकर 2025 राष्ट्रीय खेलों में कौन सा पदक जीता? गोल्ड मेडल जीता। और उत्तर प्रदेश हैज़ वन द गोल्ड मेडल फॉर द सेकेंड टाइम इन 3 years, द लास्ट टाइम बीइंग इन 2022। तो उत्तर प्रदेश ने 3 वर्षों में दूसरी बार स्वर्ण पदक जीता है, पिछली बार 2022 में जीता था, राइट। एंड हिमाचल प्रदेश क्लिंच द विमेन कबड्डी टाइटल बाय विनिंग 27-22 अगेंस्ट हरियाणा इन द फाइनल एट द 38th नेशनल गेम्स। तो 38वें राष्ट्रीय खेलों में महिला कबड्डी में हिमाचल प्रदेश ने हरियाणा को 27-22 से हराकर यह खिताब जीत लिया है, राइट। तो मेंस में किसने जीता? उत्तर प्रदेश ने जीता है, और विमेंस में हिमाचल प्रदेश ने जीता है, राइट। ये रहा कंसंट्रेशन चेक क्वेश्चन आपके लिए। आपको अपना कंसंट्रेशन चेक करना है कि वीडियो सुनने के दौरान आपका कितना कंसंट्रेशन रहा। इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। क्वेश्चन है, इन विच इवेंट डिड असी चौकसे ऑफ मध्य प्रदेश विन द गोल्ड मेडल? मध्य प्रदेश की असी चौकसे ने किस स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता है? फर्स्ट ऑप्शन वेट लिफ्टिंग, सेकेंड ऑप्शन शूटिंग, थर्ड ऑप्शन आर्चरी एंड फोर्थ ऑप्शन रेसलिंग। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर किसी न्यू सेशन में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।